नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम बात करेंगे टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, उसमें आपकी उलझनें भी हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछिए। इसी के साथ ही साथ हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप अपने सवाल की क्लिप बनाकर भी हमें भेज सकते हैं, वो हमारे शो में हम शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट उन सवालों का जवाब देंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्सेशन के नियम। अब फेस्टिव सीजन चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त रियल एस्टेट की जिस तरह से डिमांड देखी जा रही है, काफी अच्छी मांग वहां पर देखने को मिल रही है। और उसी में आप सबने भी अपने अपने बजट के अनुसार घर खरीदने का मन बना लिया होगा। लेकिन ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय उससे जुड़े नियम क्या कहते हैं, उससे जुड़े टैक्स के नियम क्या कहते हैं, आपके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है या फिर आप कितना बचा सकते हैं एक बेहतर टैक्स प्लानिंग के जरिए। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, शुरुआत अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे आपसे कि एक जो करदाता है या एक इंडिविजुअल है वो कितनी हाउस प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है, इसके कुछ नियम हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी प्रॉपर्टी रख सकता है, परंतु एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक करदाता दो से ज्यादा जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर दो से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो जो एक्सेस वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उनको नोशनल रेंट देना पड़ता है। इसके अलावा जो सेक्शन 54F है जिसके तहत आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलता है, मतलब रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के दूसरी भी कोई भी असेट बेची हो तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एक कंडीशन है कि टैक्स पेयर के पास में जो नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके अलावा एक से ज्यादा दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो दो रेस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। मतलब कितनी प्रॉपर्टी एक टैक्स पेयर रख सकता है, ओन कर सकता है। और अगर काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि घर खरीदने के लिए अब लोन भी लेते हैं, तो क्या ऐसे कुछ नियम हैं कि आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के लिए होम लोन नहीं ले सकते, या फिर नियम क्या कहते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज के लिए होम लोन ले सकते हैं? देखिए ऐसा है कि बैंकिंग रूल्स के हिसाब से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार या कितने घर के लिए होम लोन ले सकता है। कितने बार लोन ले सकता है या कितने घर के लिए लोन ले सकता है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप कितनी ईएमआई सर्विस कर सकते हैं उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। मतलब अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम है तो आप चाहे जितने होम लोन ले सकते हैं, एक साथ में भी ले सकते हैं और एक के बाद एक भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हाउस प्रॉपर्टी और हम जो होम लोन लेते हैं उससे जुड़े कुछ टैक्स एक्सपेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या टैक्स के नियम होते हैं और कहाँ हम टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर होम लोन की बात करें तो उसमें फिर हम किस तरह का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, किस सेक्शन के अंडर में ये फायदा उठा सकते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है होम लोन के अगेंस्ट में आपको दो टाइप के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट जो है वो सेक्शन 80C के तहत मिलता है। वो आपको स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से अगर रेसिडेंशियल हाउस के लिए लोन लिया हो तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। पर इसमें बहुत सारी दूसरी आइटम भी शामिल होती है, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रोविडेंट फंड है, ELSS है, बहुत सारी आइटम है। मतलब ये ओवर क्राउडेड हो गया है, तो उसमें कुल मिला के आप इतना बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो आपका जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं
उस पे आपको 24B में बेनिफिट मिलता है। अगर प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि एक करदाता टैक्स पेयर है वो मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी रख सकता है, तो ये 2 लाख की लिमिट है, एक या 2 घर दोनों को मिला के होगी। दूसरा जो बेनिफिट है वो अगर मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, किराए पे दिया है, तो कितना इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप जितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु ड्यूरिंग द सेम ईयर अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप जो दूसरी इनकम, सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम है, उसके सामने सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लॉस ही एडजस्ट कर सकते हैं, और बाकी का जो लॉस एडजस्ट नहीं होता है वो अगले 8 साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप होम लोन ही ले, आप इवन फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी बोरो करते हैं तो भी आपको यह बेनिफिट मिलेगा। और यह जो बेनिफिट है सिर्फ घर खरीदने के लिए नहीं है, अगर आप घर बनवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, रिनोवेशन करवाते हैं, तो भी यह 24B का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। तो 24B के तहत आप रिनोवेशन करवाते हैं या फिर मरम्मत वगैरह कुछ करवाते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा भी क्या फ़ायदे हैं, इंटरेस्ट पर आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। बलवंत जी, कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट कर दिया है, रेंट पे दिया है, तो उस पर जो रेंट रिसीव हो रहा है टैक्स लाइबिलिटी किस तरह से बनती है उस रेंट पर? देखिए पूजा, जो आपके लिए आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका तो जो इनकम है वो नील मानी जाती है, मतलब वो जो एनुअल वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड होती है। परंतु अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है तो जो किराया मिला है उसके सामने जो कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो पहले वो घटाए जाते हैं, और उसके बाद में जो राशि बचती है उस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब जो आपका रेंट है उसका 70% पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। परंतु ये 30% के अलावा अगर आपने घर बनाने, रिपेयर करने के लिए पैसा उधार लिया है तो जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और मैंने जैसे वो लिमिट वगैरह बता दी है कि आप 2 लाख रुपए तक का ही लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी रेंटल इनकम कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो 2 लाख रुपए तक का लॉस ही आप ड्यूरिंग द करंट ईयर आप एडजस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप रेंट कितना ले रहे हैं और इंटरेस्ट के सामने उसको किस तरह से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। बलवंत जी, अगर वही प्रॉपर्टी मैं अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, कारोबार के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो फिर किस तरह की टैक्स लायबिलिटी या फिर कैलकुलेशन होगा? देखिए पूजा, अगर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी अपना बिजनेस से आप अपना प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो जो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके आप ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, और उसको खरीदने के लिए, रिपेयर के लिए जो भी पैसा आपने दिया है वो भी पूरा का पूरा बिना किसी लिमिट के आप एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम के जो प्रोविजंस हैं वो आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी जो आप बिजनेस में यूज करते हैं वहां पर लागू नहीं होते हैं। ओके। और अगर ऐसा कभी हुआ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये नियम के अंतर्गत आता है कि अगर मेरी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और मैं उनको भी अपने बिजनेस ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रही हूँ, तो फिर किस तरह की टैक्स लायबिलिटी बनेगी? देखिए पूजा, आपकी भले एक प्रॉपर्टी है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी है, और अगर आपका बिजनेस इतना फैला हुआ है जिसमें आपको 10 प्रॉपर्टी भी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो सब प्रॉपर्टी पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं और इंटरेस्ट वगैरह का जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिपेयर का खर्चा करते हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आप आपके खुद के रहने के लिए यूज करते हैं तो आप रिपेयर का आपको अलग से कोई खर्चा नहीं मिलता है, वो 30% का डिडक्शन मिलता है। परंतु आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो आपका जो एक्चुअल रिपेयर वगैरह का जो खर्चा होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब 30% का डिडक्शन है आपका, बिजनेस में सेल्फ आपकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो लागू नहीं होते हैं। ओके।
ठीक है, तो ये तो हमने बात की अगर आपने रेंट दी है या फिर उस प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर किस तरह की टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लेकिन कई बार हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर हमें कुछ कमाई भी होती है, वहाँ कुछ फ़ायदा भी होता है, तो वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि किस तरह का टैक्स बनता है आपके ऊपर। बलवंत जी, यहाँ पर नियम क्या कहते हैं? अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है और हाउस हाउस प्रॉपर्टी बेचने के समय जो सेल हुआ है उस पर किस तरह की टैक्स लायबिलिटी बनेगी? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल असेट मानी जाती है और इसके बेचने पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन माना जाता है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी 2 साल के पहले पहले बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और अगर 2 साल रखने के बाद बेचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और आपका स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगाने के बाद में आप 20% का टैक्स लगता है। और ये जो इंडेक्सेशन है वो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और जो ईयर में आपने खरीदी है और जो ईयर में बेच रहे हैं उसमें जो इंडेक्स रेशियो है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपिटल गेन फिर बचाने के क्या तरीके हैं? अगर इसको हाउस प्रॉपर्टी के जरिए कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो उसको लेके किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कम से कम टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर बने? देखिए पूजा, ऐसा है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके पे तो आपको टैक्स भरना ही भरना है, उस पर आपको कोई एग्जेम्पशन का स्कोप नहीं है। परंतु अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर रेसिडेंशियल हाउस से हुआ है तो आपको जो इंडेक्स्ड गेन कैलकुलेट करते हैं वो इन्वेस्ट करना पड़ता है दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। अगर ये कैपिटल गेन आपका नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से हुआ, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आप घर खरीदने में रेसिडेंशियल हाउस खरीद के कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में आपको पूरा का पूरा पैसा जो आया है वो निवेश करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में एक ऑप्शन और है 54EC, जिसके तहत आप 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन इन्वेस्ट करके, भले आपका ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी का हो, इन दोनों केसेज में आपको सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है इंडेक्सेशन के बाद का। और इसमें 50 लाख रुपए तक की सेलिंग है, मतलब आप 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एक साल में क्लेम कर सकते हैं। बलवंत जी, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए एक चीज़ ये भी बताइए कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल और गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसकी अवधि कितनी होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिसका कि हमें ध्यान रखना है? देखिए पूजा, ऐसा है कि अलग अलग कैपिटल असेट के लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड है, परंतु जहां तक सवाल लैंड और बिल्डिंग का है तो उसमें जो होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है वो 2 साल है। मतलब अगर 2 साल के पहले आप बेच देते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस माना जाएगा, और 2 साल रखने के बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आई कि कैपिटल गेन को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं बेहतर टैक्स प्लानिंग के जरिए। इन बातों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो वहां पर तो आपको टैक्स भरना ही है, आप उसको थोड़ा और समय के लिए होल्ड करिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप अपना कुछ टैक्स बचा भी सकते हैं। चलिए अब हम इसके और एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं और वो है TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बलवंत जी, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए जो रेंट हमें मिलता है या बिकवाली के समय TDS के नियम क्या कहते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या प्रोफेशन में एंगेज है और टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, और अगर आप किसी को 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट एक साल में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 10% के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा। जो लोग ऑडिट में, जो लोग इस टर्नओवर क्राइटेरिया में कवर नहीं होते हैं, वो लोग अगर महीने का अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहे हैं
तो उनको 5% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यह तो टीडीएस प्रोविजन हो गए रेंट पे। जब आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो बायर को आपकी जो कंसिडरेशन है या जो वैल्यू है उस पर 1% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा और टीडीएस उनको जमा कराना पड़ता है। और चूंकि आपकी सेल प्रोसीड्स में से ये टीडीएस कटा है या भले रेंट में से जो टीडीएस कटता है वो आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टीडीएस के नियम। अब हम जो रेंट पे करते हैं, इस पर एक और सवाल होगा, जो रेंट पे करते हैं क्या उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से हमारी इनकम है, इनकम में ऐड हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसे सेव करने का क्या कोई तरीका है? देखिए, जो आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं और अगर आप सैलरीड है और अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो आप उसमें 3 आइटम है, उसमें से जो सबसे कम है वो क्लेम कर सकते हैं। पहली आइटम है जो एक्चुअल एचआरए मिला है वो, दूसरी आइटम है आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 10% से ज्यादा कितना आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, और तीसरी जो आइटम है वो 50% आपका बेसिक सैलरी का अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, और दूसरी जगह में अगर आप रह रहे हैं तो 40% आप बेसिक सैलरी का यह आप अपना एचआरए एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप और रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 80 जीजीए में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो डिडक्शन मैक्सिमम आपका महीने का 5,000 रुपए के रेंट तक होगा, और वो भी रेस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम, उसका 25% से ज्यादा नहीं होगा, और जो लिमिट है वो वापस आपका जो आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी इनकम का 10% से कितना ज्यादा है। तो ये 3 में से जो भी लोएस्ट होगा वो आप रेंट के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रेंट आप जो पे कर रहे हैं उसके जरिए टैक्स बचाने के नियम हमने आपको बताए। तो आज हाउस प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कशन किया और हर एक फैक्टर यहाँ पर समझने की कोशिश की कि अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए, वहाँ पर अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं, अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, साथ ही साथ टीडीएस से लेकर हमने ये भी समझा कि कैपिटल गेन भी अगर होता है तो उसका आप किस तरीके से प्लान करके सेव कर सकते हैं, इस पर भी हमने बात की। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो फ़ोन लाइन नंबर है वो भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। लेकिन चलिए अब दर्शकों के कुछ सवाल भी हमारे पास हैं, एक एक करके उनको भी शामिल करते हैं। और दिल्ली से जितेंद्र जी ने हमें एक सवाल भेजा है। बलवंत जी, ये HUF के पार्ट हैं जिसमें कि ये करता नहीं है, इनके फादर करता है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये एक नए HUF पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस HUF में उनकी वाइफ और उनकी डॉटर को वो एज ए मेंबर रखेंगे और वो करता रहेंगे, और अपने फादर के HUF में भी वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है दोनों ही HUF को एक साथ कंटिन्यू करना? देखिए पूजा, जितेंद्र जी को खुशखबरी है कि वो अपना HUF का भी पैन नंबर ले सकते हैं। जो हिंदू लॉ है इसके हिसाब से कुल मिला के जो 4 पीढ़ी के जो लोग हैं जो एक कॉमन एंसेस्टर से आते हैं वो HUF के मेंबर होते हैं। तो एक व्यक्ति एक ही समय में 4 HUF का पार्टनर हो सकता है, अपने परदादा, दादा, अपने पिताजी की और अपने खुद की HUF का। और चूंकि HUF में इनकी जो जितेंद्र जी की तो HUF पहले से ही मौजूद है, क्योंकि इनके ये और इनकी डॉटर 2 को पार्टनर होने चाहिए HUF के लिए। तो चूंकि 2 को पार्टनर इनके पास में है तो इनकी HUF एग्जिस्टेंस में है, उनको पैन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। पैन एप्लीकेशन करने के बाद में ये अपना जो HUF में जो टैक्स के बेनिफिट वगैरह मिलते हैं वो भी अवेल करना शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक राहत की खबर हम कह सकते हैं आपके लिए कि आप ये इसको लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं।
अगला सवाल हमें मुंबई से अंकिता जैन जी ने भेजा है। इनके आईटी स्टेटमेंट 26AS में एक गलत एंट्री हो गई है टीडीएस डिडक्शन की। किसी कंपनी ने इनके नाम से यहाँ पर टीडीएस एंट्री कर दी है, जो कि जिससे जुड़ी इनकम भी इनको यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये जानना चाह रही है कि जो रॉन्ग एंट्री हो गई है इसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने स्टेटमेंट से, 26AS स्टेटमेंट से। देखिए पूजा, ऐसा है कि अंकिता जी के केस में ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा है उसने जो पैन नंबर डालने में थोड़ी कोई गलती हो गई है, तो जो एक्चुअल जिसकी इनकम है और जिसका टीडीएस है उनके अकाउंट में नहीं गया और अंकिता जी का जो पैन नंबर डल गया है तो इनके 26AS में दिख रहा है। अभी इसके लिए इनके पास में एक ऑप्शन है कि अपने जो इनके खुद के जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको एक चिट्ठी लिख के पॉइंट आउट कर दे कि भाई ये जो टीडीएस मेरे 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है यह टीडीएस मेरा नहीं है और यह इनकम मेरी भी नहीं है, और मतलब आप थोड़ा फॉलो अप भी करते रहिए जिससे वो करेक्शन भी आपके अकाउंट में हो जाए और आपके 26AS से हट जाएगा। अगर आपके 26AS में से आप हटा नहीं पाएंगे और जब आप इनकम अपना आईटीआर फाइल करेंगे और चूंकि ये इनकम आपको आई नहीं है तो आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। तो प्रोएक्टिवली आप फॉलो अप करिए और ये जो गलत एंट्री है वो अपने 26AS में जल्दी से जल्दी निकलवा दीजिए। और प्रोएक्टिव तो थी बलवंत जी, तभी इन्होंने गलती पकड़ी। और हम अपने दर्शकों को भी ये सजेस्ट करेंगे कि वो बीच बीच में अपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट से जुड़े जो भी फॉर्म है, दस्तावेज हैं, उनको बीच बीच में रिव्यू करते रहिए जिससे इस तरह की गलती ना हो। अनुज गुप्ता जी ने हमें अगला सवाल भेजा है। ये अमेरिका में पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन इनके 2 घर इंडिया में भी हैं जिनको कि इन्होंने रेंट पे दे के रखा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर ही। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इंडिया में टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? देखिए पूजा, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जो इनकम ग्रॉस इनकम टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, भले वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसको अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है, भले टैक्स लाइबिलिटी हो या नहीं हो। जो लोग 60 से ऊपर है और जो 80 से नीचे उनके लिए यह लिमिट 3 लाख है और जो 80 से ऊपर है उनके लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए की है। तो अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम मतलब जो इनकम बिफोर डिडक्शन, मतलब जैसे 80C वगैरह के 80D के जो डिडक्शन है उसके पहले आपकी इनकम देखनी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे नॉन इनकम क्राइटेरिया भी है जिसमें के तहत आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी 2 घर से जो किराया आ रहा है और इसके अलावा भी अगर कोई आपकी इनकम इंडिया में हो तो पहले तो रेंटल इनकम आप देख लीजिए कि आपका जो रेंट आया उसका 70% पे टैक्स भरना पड़ता है और दूसरी इनकम जो टैक्सेबल है वो ऐड कर दीजिए। अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको अपना इंडिया में आईटीआर भरना पड़ेगा। और ये जो आईटीआर फाइल करने का रिक्वायरमेंट है वो भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों केस में सेम है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। झारखंड से एसके सिंह जी का सवाल आया है। इनको कुछ शेयर्स मिले हैं, इनहेरिट किए हैं इन्होंने, जो कि अभी भी डीमैट मोड में ही है और ये जानना चाह रहे हैं इनके उस शेयर की परचेज प्राइस का आइडिया नहीं है। तब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो ये शेयर मार्केट में वापस से बेचेंगे तो फिर LTCG किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर ये शेयर्स अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर क्या उसमें किसी तरह के गिफ्ट डीड प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? काफ़ी वाजिब सवाल है, काफ़ी दर्शकों के मन में भी आता होगा। यहाँ पर क्या बलवंत जी इंडेक्सेशन के भी कुछ नियम हैं जो लागू होंगे, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि चूंकि इनके ये डीमैट में शेयर है और मुझे को लगता है कि ये लिस्टेड शेयर्स है, तो लिस्टेड शेयर्स के लिए एक सीधा प्रोविजन है लॉन्ग टर्म के लिए 112A का। तो अगर इनको जैसे वसीयत में मिले हैं, इनहेरिटेंस में मिले हैं, तो ऑब्वियसली 1 साल से तो ज्यादा का होल्डिंग पीरियड होगा इनका और इनको जिनसे मिले हैं, तो इस केस में ये लॉन्ग टर्म हो गए। और लॉन्ग टर्म अगर लिस्टेड शेयर्स है तो आपके पास में ऑप्शन है कि 31 जनवरी 2018 को जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड प्राइस था उसको आप अपनी कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा
पुराना दूर में जाने की जरूरत नहीं है। 31 जनवरी 2018 का जो शेयर प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, वो ले लीजिए और यह आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। जहां तक प्रश्न ये जो शेयर है गिफ्ट देने का है अपने डॉटर को या सन को, तो जो लॉ है उसके हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट को वैलिड होने के लिए जिसको गिफ्ट दी गई है उसके द्वारा एक्सेप्ट की जानी चाहिए, वो स्वीकार की जानी चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं है, पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना दे जिसमें आप लिख दे कि आपने ये शेयर अपने बेटे को या बेटी को गिफ्ट दिए और बेटे और बेटी का भी उस पर सिग्नेचर हो कि उन्होंने अपने ये शेयर एक्सेप्ट कर ली है, तो आपका ये पूरा जो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक का तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने बेटे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस पर किस तरह का कैलकुलेशन होगा ये भी हमने आपको बताया। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए अपना कीमती, और तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।